नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। तो आ गए हैं हम बिहार जीके के टॉप 30 प्रीवियस क्वेश्चंस को लेकर, जो कि बीपीएससी के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक क्वेश्चंस का पूरा पोस्टमार्टम करके चलते हैं, तो आज की इस वीडियो में भी हम एक एक क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे। तो चैनल आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अशोक महान, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य तथा ऑप्शन डी कनिष्क। आइए बच्चों, बात करते हैं कि यहाँ पे बीपीएससी द्वारा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन पे हम नजर रखेंगे और करेंगे इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। तो पहले हम बात करते हैं कि पाटलिपुत्र को किसके द्वारा बसाया गया। तो हर्यक वंश के शासक उदयन के द्वारा गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र को बसाया गया। अगर बात की जाए हर्यक वंश के संस्थापक की, तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार का राज्यवैद्य जीवक हुआ करता था, जिसको इसने अपने मित्र अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत का इलाज करने के लिए भेजा था। आइए बच्चों, बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। मौर्य वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। इसके ही दरबार में इसका प्रधानमंत्री हुआ करता था कौटिल्य। कौटिल्य को हम विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। ये सभी को पता होना चाहिए, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। वहीं अगर बात की जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आया था, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? इंडिका पुस्तक लिखी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद बात की जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा, तो इसका ही पुत्र बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा था। प्यारे बच्चों, बिंदुसार के दरबार में सीरिया नरेस एंटियोकस का राजदूत बनकर डायमिकस आया था। इसी डायमिकस से बिंदुसार ने मदिरा और सूखे अंजीर के साथ साथ एक दार्शनिक की मांग की थी। तो सीरिया नरेस एंटियोकस के द्वारा मदिरा और सूखे अंजीर को तो भिजवा दिया गया था, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया गया था। इसके बाद चर्चा करते हैं बिंदुसार के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा। तो बिंदुसार के बाद मगध की गद्दी पर अशोक सम्राट बैठे। अगर सम्राट अशोक की चर्चा की जाए तो 269 ईसा पूर्व में ये मगध की गद्दी पर विराजमान हुए। इन्हीं के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। कब? 255 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे। अशोक ने 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में हमें देखने को मिलता है। अगर बात की जाए उस समय कलिंग की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो उस समय कलिंग की राजधानी तोसली हुआ करती थी। अगर बात की जाए कनिष्क की, तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसी के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और ये कहाँ पर हुई थी? तो कुंडलवन में हुई थी, जो कि कश्मीर में पड़ता है। और इस चौथी बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? तो इस चौथी बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म जो था वो 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था, एक हीनयान और दूसरी महायान। प्यारे बच्चों, यहीं से एक प्रश्न और बनता है कि चरक संहिता किसकी पुस्तक थी। तो चरक संहिता पुस्तक जो थी वो चरक की थी। यह कनिष्क के राजवैद्य थे। अगर बात की जाए कि शक संवत किसके द्वारा चलाई गई, तो शक संवत कनिष्क के द्वारा ही चलाई गई। प्यारे बच्चों, 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा शकों का समूल नाश करके शक संवत चलाई गई थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का अगर बात की जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने इस प्रश्न के साथ साथ और भी कई सारे प्रश्नों पर डिस्कशन किया है, जो बीपीएससी द्वारा विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी तक्षशिला तथा ऑप्शन डी नालंदा। आइए बच्चों, यहाँ से बनने वाले प्रश्नों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कुमारगुप्त के द्वारा 413 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यह नालंदा विश्वविद्यालय को हम महायान बौद्ध का ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं। अगर बात की जाए कि इसको नष्ट किसके द्वारा किया गया, तो बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको नष्ट किया गया था। बख्तियार खिलजी एक तुर्की था। अगर बात की जाए कि नालंदा में किस धर्म की शिक्षा दी जाती थी, तो चूंकि इसे महायान बौद्ध का ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, तो आप यहाँ से समझ चुके होंगे कि यहाँ पे हम बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। प्यारे बच्चों, मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला हुआ करता था, जो कि वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है, बल्कि कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। अगर बात की जाए मौर्य काल के समय इसका राज्यपाल सुसीम हुआ करता था, जो कि सम्राट अशोक का भाई था। और उस समय ही तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था, जिसको कीचक के द्वारा किया गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो तक्षशिला से आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर बात की जाए वैशाली की, तो लिच्छवी की राजधानी हुआ करती थी। और उज्जैन, आप सबको पता है कि महाकाल का मंदिर कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में ही स्थित है। और सम्राट अशोक गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन का ही राज्यपाल था। तो इसी के साथ हमने यहाँ से बनने वाले सभी प्रश्नों को कवर किया है।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तक्षशिला होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16 तथा ऑप्शन डी 20। प्यारे बच्चों, कौटिल्य को हम विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात की जाए तो नंदवंश के शासक घनानंद के द्वारा इनको अपमानित किया गया था। जब इनको भरी सभा में अपमानित किया गया तो उन्होंने वहाँ पर ही अपनी शिखा यानी चोटी को खोलकर यह कसम खाई कि जब तक नंदवंश को समूल नाश नहीं कर दूंगा तब तक अपनी चोटी को बांधूंगा नहीं। तो इन्हीं की ये शपथ भारी पड़ी किस पर? नंदवंश पर। और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ढाल बनाकर मौर्य वंश की स्थापना की और नंदवंश का समूल नाश कर दिया। बात की जाए इनकी पुस्तक की, तो इनकी पुस्तक अर्थशास्त्र जो बहुत ही फेमस पुस्तक है, इसमें मौर्य वंश के समय की चर्चा की गई है। प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र को कुल 14 अधिकरणों में विभाजित किया गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन बी 14 होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कुणाल, ऑप्शन सी बिंदुसार तथा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। प्यारे बच्चों, विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा मिलती है। यहाँ ऑप्शन में आपको कहीं पे भी विशाखदत्त देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपको शासकों के नाम दिए गए हैं। तो अब आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि जो विशाखदत्त थे वह गुप्त काल के कवि हुआ करते थे और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। तो यहाँ पर जो आपको एकमात्र ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय की चर्चा की गई है, क्योंकि इनके ही द्वारा विशाखदत्त के ही द्वारा एक पुस्तक की गई थी जिसका नाम था देवी गुप्तम। इस देवी गुप्तम में बताया गया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो भाई थे उनका नाम था रामगुप्त और उनकी ही पत्नी जो थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रेमिका हुआ करती थी। तो यहाँ पर हमें ये साफ साफ पता चल रहा है कि जो विशाखदत्त थे वो गुप्तकालीन कवि थे और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी चंद्रगुप्त होगा। आइए इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी अश्वघोष, ऑप्शन सी विशाखदत्त, ऑप्शन डी शूद्रक। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में समझा था इस क्वेश्चन को, तो वहाँ पर पूछा गया था शासक के बारे में और यहाँ पर पूछा गया है कवि के बारे में। तो दोनों ही क्वेश्चन आप देख लीजिए कि दोनों ही क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं और दोनों ही क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो विशाखदत्त थे उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था मुद्रा राक्षस। इसी मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण मिलता है। विशाखदत्त की अगर बात की जाए तो विशाखदत्त किस काल के कवि हुआ करते थे? ये गुप्त काल के कवि हुआ करते थे। ये कैसे पता चला है? क्योंकि इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है देवी गुप्तम। इसी देवी गुप्तम में चंद्रगुप्त द्वितीय की चर्चा हमें देखने को मिलती है जो विशाखदत्त के ही समकालीन हुआ करते थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन सी विशाखदत्त होगा। आइए हम यहाँ बीपीएससी द्वारा और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राचीन काल में जो प्रमुख ग्रंथ हैं और उनके रचनाकार कौन है, इसको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात की जाए पंचतंत्र की, तो पंचतंत्र को किसके द्वारा लिखा गया है? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। वहीं अगर बात की जाए चरक संहिता की, जो भी हम लोगों ने समझा था कि चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई है? चरक के द्वारा लिखी गई है, जो कि किसके राजवेद हुआ करते थे? कनिष्क के राजवेद हुआ करते थे। अगर बात की जाए इंडिका की, तो आप सभी को पता है कि इंडिका किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। महाभाष्य की पूछा जाए तो महाभाष्य जो है वो पतंजलि के द्वारा लिखा गया है और ये जो पतंजलि हुआ करते थे वह पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित हुआ करते थे। पुष्यमित्र शुंग कौन था? शुंग वंश का संस्थापक था। अगर बात की जाए मुद्रा राक्षस की, तो मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? अभी हम लोगों ने बात की थी विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई है। अगर बात की जाए कल्पसूत्र की, तो किसके द्वारा लिखी गई है? भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई है। और अगर बात की जाए कथा सरित सागर की, तो किसके द्वारा लिखी गई है? सोमदेव के द्वारा लिखी गई है। और अष्टाध्यायी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, इसके रचनाकार कौन है? पाणिनि जी हैं। तो यहाँ हमने सबसे पहले समझा है कि कौन कौन से ग्रंथ किस किस के द्वारा लिखे गए और ये जितने भी ग्रंथों की हमने चर्चा की है वो सभी आपके प्राचीन काल के प्रमुख ग्रंथों में से थे। आइए बच्चों, प्रश्न में दिए गए ऑप्शन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भास के बारे में। भास एक संस्कृत के प्रसिद्ध साहित्यकार माने जाते हैं। इनकी जीवन काल के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। महाकवि कालिदास के द्वारा भी अपने नाटकों में इनकी चर्चा देखने को मिलती है। अगर बात करते हैं हम लोग अश्वघोष की, तो आप सभी को पता है कि कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी और यह चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, जिसके अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष आपके यही अश्वघोष हैं।
विशाखदत्त के बारे में हम लोग अभी चर्चा कर ही चुके हैं। अगर बात की जाए शूद्रक की, तो शूद्रक भी एक कवि हुआ करते थे। मृच्छक कटिक इनकी एक पुस्तक का नाम है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विशाखदत्त होगा। इसी के साथ हमने इस पूरे प्रश्न का पोस्टमार्टम कर लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सम्राट अशोक ने, ऑप्शन बी बिंदुसार ने, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य ने तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आइए बच्चों, हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि बीपीएससी के द्वारा क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि मगध में प्रमुख राजवंश कौन कौन से रहे और उनके संस्थापक कौन थे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले चर्चा करते हैं हिर्यक वंश की। मगध का सबसे पहला वंश ही कौन माना जाता है? हिर्यक वंश माना जाता है। 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक मगध में हिर्यक वंश का शासन रहा। इसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। हिर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या इसके ही प्रधानमंत्री शिशुनाग के द्वारा कर दी गई और एक नए वंश की स्थापना की गई जिसका नाम रखा गया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की अगर बात की जाए तो 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक रहा। इसके संस्थापक आप सब जानते ही हैं कौन थे? शिशुनाग थे। और शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या किसके द्वारा कर दी गई? महापद्म नंद के द्वारा। महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या कर मगध पर नंदी वंश की स्थापना की। और ये जो नंद वंश था वह 344 ईसा पूर्व से लेकर के 323 ईसा पूर्व तक रहा। इसी नंद वंश का अंतिम शासक हुआ करता था घनानंद, और जिसकी हत्या किसके द्वारा की गई? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। और चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर मगध पर किस वंश की स्थापना की? मौर्य वंश की स्थापना की, जो 323 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक चला। प्यारे बच्चों, आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ करता था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। और इसी बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी, जो बृहदत्त का सेनापति हुआ करता था। यह एक ब्राह्मण था। तो कहा जाता है कि मगध का सबसे पहला ब्राह्मण वंश ही शुंग वंश हुआ करता था। तो पुष्यमित्र शुंग ने एक नए वंश की स्थापना की, शुंग वंश की, जो 185 ईसा पूर्व से 72 ईसा पूर्व तक चला। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तो शुंग वंश आया था, जिसके संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। तो यहाँ इस प्रश्न का हम लोगों ने पोस्टमार्टम किया और इससे बनने वाले जितने भी प्रश्न थे हमने सभी डिस्कस किए। हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि मगध के प्रमुख राजवंश कौन थे और उनका शासन काल क्या था, उनका प्रथम शासक और उनका अंतिम शासक कौन रहा। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महापद्म नंद, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी सुकल्प तथा ऑप्शन डी घनानंद। आइए बच्चों, सबसे पहले सिकंदर से बनने वाले क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात की जाए सिकंदर की, तो सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र हुआ करता था। 29 वर्ष की आयु में इसने पूरे विश्व को जीता और विश्व विजेता कहलाया। 326 ईसा पूर्व यह वही समय है जब सिकंदर ने भारत की भूमि पर कदम रखा और 326 ईसा पूर्व में इसके द्वारा हाइडेस्पीच का युद्ध लड़ा गया। इसी हाइडेस्पीच के युद्ध को एक और अन्य नाम से जाना जाता है, जिसका नाम था बितस्ता का युद्ध। बितस्ता एक नदी हुआ करती थी जिसको आज हम झीलम नदी के नाम से जानते हैं। यह युद्ध जो था वो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। इस युद्ध में सिकंदर की जीत हुई, हालांकि सिकंदर पोरस से काफ़ी प्रभावित हुआ था। अगर बात की जाए कि सिकंदर के द्वारा भारत में 2 शहरों की स्थापना की गई थी, एक जिसका नाम रखा गया था विजयनगर, जिसको निकैया के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा था बुकाफिला। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत से वापस लौट गया। उस समय नंद वंश का शासक घनानंद मगध की गद्दी पर बैठा हुआ था। 323 ईसा पूर्व में बीमारी के चलते बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई। उस समय इसकी उम्र महज 33 वर्ष थी। सिकंदर का सेनापति हुआ करता था सेल्यूकस निकेटर। भारत में जितनी भी क्षेत्र को उसने जीता, उस सभी क्षेत्र पर अधिकार हो गया उसी के सेनापति सेल्यूकस निकेटर का। तो यहाँ हमने सिकंदर से जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को बारी बारी से डिस्कस किया है। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। वहीं मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अगर बात की जाए कि मगध के कौन से शासक के समय राजा सिकंदर भारत की भूमि पर आया था, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी घनानंद। इस सब की चर्चा हम लोग इस क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी गुप्त तथा ऑप्शन डी शुंग।
प्यारे बच्चों, अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने समझा था कि मौर्य वंश के प्रमुख राजवंश कौन कौन से हैं और उनका समय क्या क्या रहा और उसके प्रथम और अंतिम शासक के बारे में भी हमने चर्चा की। उसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। अगर आपने वहाँ की डिटेल व्याख्या को समझा होगा तो इस क्वेश्चन को करना आपके लिए बहुत आसान होगा और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने उस डिटेल एक्सप्लेनेशन में भी आपको ये बताया था कि आपसे पूछा जाएगा मौर्य वंश से पहले का वंश और मौर्य वंश के बाद का वंश। मौर्य वंश के बाद की अगर बात की जाए तो मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था मगध पर? शुंग वंश आया था। और मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश रहा था? तो नंद वंश रहा था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की ही हत्या किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी और मगध पर एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था मौर्य वंश। तो यहां अगर इस प्रश्न की बात की जाए तो हमसे यहां पूछा गया है नंद वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तो नंद वंश के बाद मगध पर जो वंश आया था वो आया था मौर्य वंश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मौर्य वंश होगा। इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बिंबिसार ने, ऑप्शन बी अजातशत्रु ने, ऑप्शन सी अशोक ने तथा ऑप्शन डी महापद्म नंद ने। प्यारे बच्चों, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद ने स्वयं को एकराट की उपाधि दी थी। अगर बात की जाए नंद वंश का अंतिम शासक कौन रहा? घनानंद रहा, जिसकी हत्या किसके द्वारा की गई? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। और मगध पर किस वंश की स्थापना की गई? मौर्य वंश की स्थापना की गई। वहीं अशोक किस वंश का सम्राट था? तो अशोक मौर्य वंश का सम्राट था जो कि बिंदुसार के बाद गद्दी पर बैठा था। अशोक के ही शासनकाल में तृतीय बौद्ध महासंगीति हुई थी जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस के द्वारा की गई थी। अगर बात की जाए अजातशत्रु की तो अजातशत्रु के समय पर प्रथम बौद्ध महासंगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ये कहाँ पर हुई थी? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। इसकी अध्यक्षता अगर पूछी जाए तो इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। और अजातशत्रु हिर्यक वंश का शासक था जो कि अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी महापद्म नंद होगा। आइए इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त तथा ऑप्शन डी अशोक। प्यारे बच्चों, गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी देखने को हमें मिलता है। वहीं मास्की अभिलेख में हमें अशोक का नाम अशोकवर्धन मिलता है। अगर बात की जाए अशोक की तो अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा था, जिसको अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा गया? श्रीलंका भेजा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि अशोक ने अपने बेटे और बेटी को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। अगर बात की जाए अशोक के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना की तो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध जो था वो अशोक के शासनकाल में 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी चर्चा हमें 13वें शिलालेख में देखने को मिलती है। उस समय कलिंग का राजा नंदराज हुआ करता था। और कलिंग के युद्ध की कारण की अगर बात की जाए तो कलिंग में युद्ध का जो प्रमुख कारण था वो था हाथी प्राप्ति। इसकी जो जानकारी हमें मिलती है वो हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है कि उस समय कलिंग का राजा नंदराज हुआ करता था और कलिंग की राजधानी तोसली हुआ करती थी और कलिंग युद्ध का कारण जो था वो हाथी प्राप्ति थी। प्यारे बच्चों, समुद्रगुप्त की अगर बात की जाए तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक प्रतापी शासक था। इसने अपने आप को कविराज की उपाधि दी थी क्योंकि एक कवि भी हुआ करता था। अगर बात की जाए कि इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने उत्तरापर्थ यानी कि उत्तर में 9 शासकों को और दक्षिणापर्थ यानी दक्षिण में 12 शासकों को पराजित किया था। हुइनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था जो कि एक प्रसिद्ध चीनी यात्री था। अगर बात की जाए हर्ष संवत किसके द्वारा चलाई गई तो हर्षवर्धन के द्वारा हर्ष संवत चलाई गई थी 606 ईस्वी में। हुइनसांग के द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है सी यू की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अशोक होगा। तो यहाँ से बनने वाले जितने भी प्रश्न थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी आपने देखा था कि पिछले ही क्वेश्चन के डिस्कशन से ये क्वेश्चन बन गया और ये क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पे व्याख्या कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो यहाँ पे देखने को मिल ही रहा है। इस क्वेश्चन के माध्यम से जो मैं 7 से 8 क्वेश्चन आपको व्याख्या में करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन हूबहू
वो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वो जो व्याख्या है वो इंपॉर्टेंट व्याख्या है जो बीपीएससी द्वारा आपसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर तो आप सभी को पता चल चुका है कि समुद्रगुप्त होगा। क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त ने एक बहुत ही बड़ा विजय अभियान चलाया था। इसके द्वारा उत्तर में 9 शासकों को पराजित किया गया था और दक्षिण में 12 शासकों को पराजित किया गया था, जिसके कारण ही इसको भारत का नेपोलियन कहा गया। क्योंकि भारत का नेपोलियन इसलिए कहा गया क्योंकि नेपोलियन भी कभी पराजित नहीं हुआ था, उसी प्रकार भारत में समुद्रगुप्त भी कभी पराजित नहीं हुआ, इसीलिए इसको संज्ञा दी गई थी भारत के नेपोलियन की। समुद्रगुप्त की अगर बात की जाए तो ये एक कवि भी था, इसीलिए इसको कविराज की उपाधि भी दी गई थी। अगर बात करें कुमारगुप्त की, तो आप सबको पता है कुमारगुप्त के द्वारा 413 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसको महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है, जबकि वहीं इसके प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, जो गद्दी पर 320 ईस्वी में बैठा था। प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाता है गुप्त संवत कब चलाई गई थी, तो 319 और 320 दोनों ही डेट आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे विवाद रहता है। अगर आपको ऑप्शन में 319 मिलता है तो आप उस पर टिक कीजिए, 320 मिलता है तो आप उस पर टिक कीजिए, और आपको 319 320 दोनों मिलते हैं तो आप 320 पर प्रेफर कीजिए, क्योंकि 320 ईस्वी में ही जब चंद्रगुप्त प्रथम अपनी गद्दी पर बैठा तभी उसने गुप्त संवत चलवाई थी। इसने महाराजाधिराज की उपाधि ली थी और इसका ही उत्तराधिकारी हुआ करता था समुद्रगुप्त, जिसको हमने अभी पढ़ा था कि इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। अगर बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय फायान, जो कि एक चीनी यात्री था, वह भारत आया था। जिस प्रकार अकबर के शासनकाल में नवरत्न हुआ करते थे, ठीक उसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नवरत्न देखने को मिलते थे। धन्वंतरी, जो कि एक प्रसिद्ध चिकित्सक था, वह चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार का एक नवरत्न हुआ करता था। वहीं अगर बात की जाए बेताल भट्ट की, घटकरपर की, वररुचि, शंकु, अमर सिंह, छपड़क, ये सभी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न हुआ करते थे। शक वंश के अंतिम शासक रुद्रसेन तृतीय की हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा की गई थी, और जब इसकी हत्या की गई उसी के बाद ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ से बनने वाले सभी प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय तथा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने इस प्रश्न की व्याख्या को समझा था। इस प्रश्न का आंसर तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि पिछले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने समझा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। आइए समझ लेते हैं इससे बनने वाले कुछ प्रश्नों को। प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए शक वंश की, तो शक वंश की जो उत्पत्ति मानी जाती है वह सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया से मानी जाती है। इसकी भारत में कुल 5 शाखाएँ थीं, जो क्रमशः कश्मीर, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और दक्कन में फैली हुई थी। इस वंश का जो सबसे महान शासक था वो रुद्रदामन हुआ करता था, जो उज्जैन में शासन करता था। वहीं इसका जो सबसे अंतिम शासक था वह रुद्रसेन तृतीय था, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया था, और तभी इसके द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी। वहीं अगर बात की जाए कनिष्क की, जो कि कुषाण वंश का सबसे महान शासक था, 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा ही शक वंश का जो अंत किया गया वो कश्मीर से किया गया, क्योंकि शक वंश की एक शाखा कश्मीर में भी थी। तो उस कश्मीर शाखा का अंत किसके द्वारा किया गया? कनिष्क के द्वारा किया गया, और तभी इसके द्वारा फिर शक संवत चलाई गई थी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से बनने वाले सभी प्रश्नों को हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की। तो इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शक वंश, ऑप्शन बी शुंग वंश, ऑप्शन सी सातवाहन वंश तथा ऑप्शन डी कुषाण वंश। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मौर्य वंश के पहले कौन सा वंश था और मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश था। तो जब हमने चर्चा की थी कि मगध के प्रमुख राजवंश कौन कौन से रहे हैं और उनके संस्थापक और अंतिम शासक कौन कौन से रहे हैं और उनका टाइम पीरियड क्या क्या रहा है, इस सभी के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया था। उसी डिस्कशन से दिख रहे हो कि कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये बीपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की जो आंसर होगा वो आप सभी को पता है कि शुंग वंश होगा। क्यों? क्योंकि मौर्य वंश की जो संस्थापक थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या इसी के ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी, और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की गई थी। कुषाण वंश के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और शक वंश की चर्चा हमने पिछले क्वेश्चन में ही की है। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन की जो व्याख्या है वो हम लोगों ने कंप्लीट की, और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी को हमने समझा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वी.एन. मिश्रा, ऑप्शन बी प्रिंसेप, ऑप्शन सी एच.डी. सौकलिया तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए अशोक के अभिलेखों की तो ये भारत के सबसे पुराने अभिलेख हैं जिन्हें खरोष्टी और ब्राह्मी भाषा में लिखा गया था। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप वह व्यक्ति था जिसने सबसे पहले इन अभिलेखों को पढ़ा था। तो साथियों, यहाँ इस प्रश्न का उत्तर तो ऑप्शन बी प्रिंसेप हो जाएगा। आइए डिस्कस कर लेते हैं कि अशोक के अभिलेखों से बीपीएससी द्वारा क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथियों, अशोक के कुल 14 शिलालेख रहे हैं और 7 स्तंभ लिख रहे हैं। शिलालेख का मतलब आप समझ पा रहे हैं, शिला का मतलब होता है पत्थर, यानी पत्थरों पर लिखे हुए लेख। ऐसे कितने हैं? 14 हैं। और स्तंभ का मतलब है कि खंभों पर, स्तंभों पर लिखे हुए लेखों की संख्या कितनी है? 7 है। आइए पहले हम अशोक के 14 शिलालेख की चर्चा कर लेते हैं। अशोक के पहले शिलालेख में कहा गया है कि संपूर्ण प्रजा मेरी संतान के समान है, और इसी अभिलेख में पशु बलि पर प्रतिबंध और वन्य जीव संरक्षण की चर्चा की गई है। वहीं अशोक के दूसरे शिलालेख में ये लिखा हुआ है कि जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम, मानव और पशु चिकित्सा का उल्लेख मिलता है। तीसरे शिलालेख में ब्राह्मणों को सम्मान और महामात्यों की नियुक्ति की चर्चा है। अगर बात की जाए 5वें शिलालेख की तो धर्ममात्यों की नियुक्ति की चर्चा 5वें शिलालेख में देखने को मिलती है। 7वें शिलालेख की बात करें तो ये अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है साथियों कि अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है, तो वो होगा आपका 7वां शिलालेख। इसमें मस्तिष्क और आत्मा पर नियंत्रण की चर्चा की गई है। 11वें शिलालेख में अशोक के धर्म विजयों का वर्णन मिलता है। वहीं 13वां शिलालेख जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। 14वें शिलालेख में धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ हमने अभी अशोक के 14 शिलालेखों में जो सबसे इम्पोर्टेंट शिलालेख हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी शिलालेखों को हमने समझा। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि अशोक के 7 स्तंभ लेख कौन कौन से थे। टोपरा स्तंभ लेख यह अम्बाला से प्राप्त हुआ है और वर्तमान में यह फिरोज शाह दिल्ली में स्थित है। मेरठ स्तंभ लेख नाम से पता चल रहा है, मेरठ से प्राप्त हुआ है और वर्तमान में कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इलाहाबाद स्तंभ लेख यह कौशाम्बी से प्राप्त हुआ था और वर्तमान में इलाहाबाद में स्थित है। अच्छा, इलाहाबाद स्तंभ लेख बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस स्तंभ लेख में हमें 3 शासकों के बारे में चर्चा देखने को मिलती है, अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर के बारे में। वहीं अगर बात की जाए सांची स्तूप की तो यह अब नष्ट हो चुका है। सारनाथ स्तूप, इसी स्तंभ से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ बहुत इम्पोर्टेंट है बिहार के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये बिहार के चंपारण से प्राप्त हुआ है। रामपुरवा या रामपुर स्तंभ यह भी चंपारण से प्राप्त हुआ है और वर्तमान में यह राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। तो लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ और रामपुरवा स्तंभ ये बिहार के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही बिहार के चंपारण से हमें प्राप्त हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ इस प्रश्न के माध्यम से हमने अशोक के सभी इम्पोर्टेंट शिलालेख और स्तंभ लेखों के बारे में चर्चा की, जिनसे बीपीएससी में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको अपनी प्राथमिक भर्ती में देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मस्की का लघु शिलालेख, ऑप्शन बी भाब्रू शिलालेख, ऑप्शन सी रानी का स्तंभ लेख तथा ऑप्शन डी रुमनीदेई अभिलेख। प्यारे बच्चों, मास्की के लघु शिलालेख की अगर बात की जाए तो ये वही शिलालेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। ये जो मास्की अभिलेख है कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर बात की जाए कि अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया है तो वह किस शिलालेख में बताया है? भाब्रू शिलालेख में। भाब्रू शिलालेख के लेख से हमें यह भी पता चलता है कि जो अशोक थे वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन बी होगा। आइए हम चर्चा कर लेते हैं रानी की स्तंभ लेख की। प्यारे बच्चों, इलाहाबाद स्तंभ लेख को ही रानी का अभिलेख कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसको समझिए। सबसे पहले अशोक ने इसी इलाहाबाद स्तंभ में
कलिंग विजय के साथ साथ कलिंग की ही राजकुमारी कारुवाकी के बारे में लिखवाया था, इसीलिए इसी को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। आपको बताया था कि इलाहाबाद स्तंभ लेख 3 शासकों से जुड़ा हुआ था, अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर। अशोक से कैसे जुड़ा था ये तो हमने आपको बता दिया। अगर बात की जाए समुद्रगुप्त और जहांगीर की तो आइए उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इलाहाबाद स्तंभ लेख में दूसरी बार गुप्त वंश के सबसे पराक्रमी राजा समुद्रगुप्त के द्वारा अपनी विजयों का वर्णन करवाया गया था और इसी इलाहाबाद स्तंभ में ही जहांगीर के राज्याभिषेक की भी चर्चा हमें देखने को मिलती है। यही कारण है कि यह इलाहाबाद स्तंभ लेख एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, ऑप्शन बी जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, ऑप्शन सी ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वह चाणक्य के द्वारा लिखी गई है और इन्हीं चाणक्य को हम विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक में सीता भूमि का जिक्र किया है और बताया है कि सीता भूमि जो है वह जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को कहते हैं। वहीं ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। अच्छा, अग्रहार भूमि भी हुआ करती थी, जिस भूमि पर देवी देवताओं के मंदिर बनवाए जाते थे उस भूमि को अग्रहार भूमि कहते थे। ऐसी भूमि कर मुक्त भूमि हुआ करती थी। तो इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। सैंड्रोकूट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए R.K. मुखर्जी, ऑप्शन बी विलियम जोन्स, ऑप्शन सी D.R. भंडारकर तथा ऑप्शन डी V.A. स्मिथ। प्यारे बच्चों, सैंड्रोकूट्स चंद्रगुप्त का यूनानी नाम था। चंद्रगुप्त के ही दरबार में 2 लेखक हुआ करते थे, प्लूटार्क और जस्टिन। अगर बात की जाए सुदर्शन झील की तो गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चंद्रगुप्त के द्वारा करवाया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है सुदर्शन झील के बारे में किसने निर्माण करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्माण करवाया गया था। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर पर आक्रमण किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आपको पता है सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर ही हुआ करता था। अगर बात करें इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई और इसके पश्चात संधि हुई। इस संधि में काबुल, कंधार, हैथल और जेड्रोसिया ये जो राज्य थे वो मौर्य वंश को दिए गए और वहीं सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना, इसका विवाह किसके साथ किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। प्यारे बच्चों, सुदर्शन झील से 2 क्वेश्चन और बनते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हमने डिस्कस ही कर लिया है कि सुदर्शन झील का जो निर्माण था वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी पहली बार मरम्मत किसके द्वारा करवाई गई थी? तो शक वंश के महान शासक रुद्रदामन के द्वारा पहली बार इसकी मरम्मत कराई गई थी, जिसका उल्लेख हमें जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। यह जूनागढ़ अभिलेख वही अभिलेख है जिसको संस्कृत भाषा का सबसे पहला और लंबा अभिलेख माना जाता है। वहीं सुदर्शन झील की दूसरी बार मरम्मत गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त के द्वारा की गई थी। इसने भी अपना नाम जूनागढ़ अभिलेख में लिखवाया था। प्यारे बच्चों, विलियम जोन्स ही वह व्यक्ति था जिसने सबसे पहली बार यह पुष्टि की कि सैंड्रोकूट्स कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो ऑप्शन बी विलियम जोन्स होगा। प्यारे बच्चों, V.A. स्मिथ के बारे में तो हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पढ़ने वाला व्यक्ति ही कौन था? सबसे पहले इसी विंसेंट स्मिथ के द्वारा पढ़ा गया था। तो यहाँ हमने इस प्रश्न से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को समझा। इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह हैं, आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए दिव्यावदान, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी इंडिका तथा ऑप्शन डी अशोक के शिलालेख। प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर मेगास्थनीज आया था।
इसी मेगास्थनीज के द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका लिखी गई, जो कि उस समय के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है और बताता है कि मगध का शासन सबसे समृद्ध और सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करता था। उसी इंडिका में हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन मिलता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन सी इंडिका होगा। आप सभी जानते हैं अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखी गई है वह चाणक्य के द्वारा लिखी गई है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री हुआ करता था। प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र की इस पुस्तक में सामाजिक मुद्दों की चर्चा की गई थी और विशेषकर राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई थी। आइए चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। ऑप्शन बी पूर्वी चंपारण, नालंदा, गया, सासाराम क्षेत्र में। ऑप्शन सी गया, नालंदा, बोधगया, सासाराम क्षेत्र में। तथा ऑप्शन डी गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में। प्यारे बच्चों, नदियों द्वारा लाए गए गाद और अवसादों से बनी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक नवीन और एक पुरातन। नवीन मिट्टी को खादर और पुरातन को बांगर या भांगर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मृदा वह होती है जहां बाढ़ का जल आता जाता रहता है, और पुरातन जलोढ़ मृदा जिसको भांगर के नाम से भी जाना जाता है वहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। प्यारे बच्चों, बिहार के पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में यही बांगर मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आइए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी पुनपुन, ऑप्शन सी फल्गु तथा ऑप्शन डी सोन। प्यारे बच्चों, बिहार के रोहतास जिले में सबसे लंबा रेलवे पुल जवाहर सेतु के नाम से बना हुआ है, जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर है। आपसे पूछा जाएगा यह किस नदी पर बना हुआ है, तो यह सोन नदी पर बना हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी सोन नदी होगा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न के माध्यम से हम एग्ज़ाम में बनने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मांजुली नदी द्वीप की। आपसे पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो आप कहेंगे मांजुली नदी द्वीप। ये कहाँ पर स्थित है? ये असम के जोरहाट जिले में स्थित है। और किस नदी द्वारा बनाया जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। प्यारे बच्चों, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बांखड़ा बांध है, जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। यह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा गुरुत्वीय बांध हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा के संबलपुर में स्थित है, जिसकी लंबाई 26 किलोमीटर है और यह महानदी नदी पर बना हुआ है। आइए इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 17%, ऑप्शन सी 19% तथा ऑप्शन डी 23%। प्यारे बच्चों, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% वनाच्छादित है। वहीं अगर बात की जाए सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाला बिहार का कौन सा जिला है, तो आपका आंसर होगा भभुआ, जो कैमूर में स्थित है। न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाला बिहार का जिला शेखपुरा, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बिहार का जिला कैमूर है और न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला जिला शेखपुरा है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं वह कोई भी ऑप्शन हमारे भारत वन रिपोर्ट के आंकड़े से मैच नहीं खाता है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह 7.84% होगा। इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए इंडियन नेशन, ऑप्शन बी डॉन, ऑप्शन सी प्रभाकर तथा ऑप्शन डी पंजाब केसरी।
प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला अखबार कौन सा था तो आपका आंसर होगा बंगाल गजट। 1780 ही ईस्वी में जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा बंगाल गजट नाम का पहला अखबार भारत में निकाला गया। यह अखबार महज 2 वर्ष तक ही संपादित हो सका, क्योंकि फिर इस पर अंग्रेज़ों ने बैन लगा दिया। इसी के कारण जेम्स अगस्टस हिक्की को भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। वहीं अगर बात करें एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। बात करें पंजाब केसरी की, तो पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। हरियाणा केसरी किसको कहा जाता है? पंडित नेकी राम शर्मा को कहा जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बीपीएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, वो क्या है कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो आप सबको याद रखना है, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, इंडियन नेशन नाम के अखबार का प्रकाशन पटना से होता था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए इंडियन नेशन होगा। इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए गन्ना, चाय और जौ, ऑप्शन बी चावल, गेहूं और मक्का, ऑप्शन सी मूंगफली, कॉफ़ी और जौ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, धान उत्पादन में बिहार का प्रथम जिला या अग्रणी जिला रोहतास है, जहां 9.93 लाख टन धान की उपज हुई। वहीं गेहूं उत्पादन में बिहार का अग्रणी जिला भी रोहतास है, जहां 7.29 लाख टन की गेहूं की उपज हुई। मक्का उत्पादन का अग्रणी जिला बिहार का कटिहार है, जहां 6.59 लाख टन की उपज हुई। दलहन उत्पादन में बिहार का अग्रणी जिला पटना है, जहां 0.58 लाख टन की उपज हुई। गन्ना उत्पादन में बिहार का अग्रणी जिला पूर्वी चंपारण है, जहां 12.13 लाख टन की उपज हुई। वहीं अगर गन्ना उत्पादन की बात की जाए तो कुल बिहार में गन्ना 119.77 लाख टन की उपज हुई। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ इस प्रश्न के माध्यम से कृषि से जुड़े बिहार के सभी आंकड़ों को समझा कि बिहार का कौन सा जिला किस फसल में अग्रणी है। अगर फसलों की बात की जाए तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते होंगे फसलें जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, एक रबी की फसल, एक खरीफ की और एक जायद की फसल। रबी की फसल आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि रबी की फसल किस माह में बोई जाती है, तो अक्टूबर से नवंबर माह में रबी की फसल बोई जाती है। वहीं खरीफ की फसल जून से जुलाई माह में बोई जाती है, और जायद की फसल जो होती है वो रबी और खरीफ के बीच में बोई जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि इसको मार्च से जून के माह के बीच में उगाया जाता है। मसूर, मटर, सरसों, जौ, चना ये सब रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। धान, मक्का, बाजरा, मूंगफली, जूट ये सब खरीफ की फसल में आते हैं। वहीं अगर जायद की बात की जाए तो ककड़ी, खीरा, तरबूज, तरोई, खरबूजा, टमाटर ये सभी आपकी जायद की फसल में आते हैं। प्यारे बच्चों, अगर बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलों की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं चावल, गेहूं और मक्का ये बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर तो ऑप्शन बी होगा। और यहाँ हमने बिहार की कृषि से जुड़े हुए लगभग सभी प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की है। इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी मयूराक्षी, ऑप्शन सी गंडक तथा ऑप्शन डी कोसी। आइए बच्चों, इस प्रश्न के माध्यम से हम बिहार की प्रमुख नहरों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तेऊर नहर बिहार के पूर्वी चंपारण में, और कमला नहर बिहार के दरभंगा और मधुबनी जिले में, सकरी नहर बिहार के गया और मुंगेर में। जो नहर का नाम है उसी नदी पर यह स्थित भी है, याद रखना। तेऊर नहर की बात करें तो तेऊर नदी पर, कमला नहर कमला नदी पर, सकरी नहर सकरी नदी पर। सबसे इम्पोर्टेंट जमुना नहर किस नदी पर बनी हुई है? जमुना नदी पर। और कहाँ पर स्थित है? तो बिहार के जहानाबाद जिले में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न की अगर बात की जाए तो त्रिवेणी नहर जो है वह गंडक नदी के बाएं तट से निकली हुई है, और यह जो नहर है वो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो तो गंडक नदी होगा।
इस प्रश्न के माध्यम से हमने बिहार की प्रमुख नहरों के बारे में समझा और एग्जाम में अगर नहरों से क्वेश्चन बनेगा तो इस प्रश्न की व्याख्या में जितनी भी नहरें हमने डिस्कस की हैं उनसे क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाएगा। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गम हुई हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तापी और नर्मदा, ऑप्शन बी चंबल और बेतवा, ऑप्शन सी सोन और बेतवा तथा ऑप्शन डी नर्मदा और सोन। प्यारे बच्चों, तापी नहर सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है और यह मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा से उद्गम होती है। मध्य प्रदेश से बहते हुए यह महाराष्ट्र, गुजरात और खंबात की खाड़ी में गिरती है। बात करें तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, नर्मदा नदी के समांतर बहती है और यह नदी डेल्टा नहीं बनाती है। आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो तापी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंबल नदी की। प्यारे बच्चों, चंबल नदी 3 राज्यों में बहती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में आकर ये यमुना नदी से मिल जाती है। चंबल अवनालका अपरदन के कारण इसकी जो बहड़ है वो बहुत ही फेमस है। इसके बाद बात करें बेतवा नदी की, तो प्यारे बच्चों बेतवा विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है और ये भी यमुना में हमीरपुर में जाकर मिल जाती है। प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा पर मैकाल पहाड़ी स्थित है। इसी मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। इसी अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है। यह सोन नदी बिहार में गंगा से जाकर मिल जाती है, जिस पर उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को बसाया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी नर्मदा और सोन नदी होगा। इस प्रश्न के बारे में हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस प्रश्न के माध्यम से हमने तापी, चंबल और बेतवा नदी को भी समझ लिया है। साथियों, इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी खनिज संपदा, ऑप्शन सी कृषि तथा ऑप्शन डी प्राकृतिक संसाधन। आइए बच्चों, इस प्रश्न के माध्यम से हम बिहार के प्रमुख उद्योगों के बारे में समझ लेते हैं। बिहार का सीमेंट उद्योग कहाँ पर स्थित है? डालमिया नगर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीपीएससी द्वारा काफ़ी बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, तो आप सबको इसको ध्यान में रखना है कि बिहार में जो सीमेंट उद्योग है वो कहाँ पर स्थित है? डालमिया नगर में। और ये डालमिया नगर कहाँ पड़ता है? रोहतास जिले में। जूट उद्योग बिहार में कहाँ पर स्थित है? पूर्णिया और कटिहार में। उर्वरक उद्योग बरौनी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में उर्वरक उद्योग कहाँ पर स्थित है? बरौनी में। रेशम उद्योग भागलपुर में। और वहीं तेल शोधक कारखाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार में तेल शोधक कारखाना भी कहाँ पर स्थित है? बरौनी में। और ये बरौनी किस जिले के अंतर्गत आता है? बेगूसराय के अंतर्गत आता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें अधिकतर जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है। तो बिहार में भी संपत्ति का जो मुख्य स्रोत है वह कृषि ही है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन सी कृषि होगा। इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 46%, ऑप्शन सी 50% तथा ऑप्शन डी 60%। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम बिहार बजट 2023-24 की चर्चा कर लेते हैं। वित्त मंत्री विजय कुमार ने बिहार का बजट पेश किया। अगर बजट के आकार की बात की जाए तो 2,61,885 करोड़ का बजट पेश किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा बिहार बजट से वो होगा राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा 2.98% है। अगर इसको रुपयों में पूछा जाए तो 25,568 करोड़ रुपए। दो ही तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजकोषीय घाटा में, या तो प्रतिशत मात्रा जो कि 2.98% है, या फिर रुपयों में तो 25,568 रुपये। अगर बात की जाए कि सरकार को आमदनी कहाँ से होती है, तो सबसे ज़्यादा सरकार को जो पैसा आता है वो केंद्रीय करों में जो राज्य का अंश होता है उससे आता है, जिसको बताया गया है 39.20%। यानी केंद्रीय करों में राज्य का अंश जो है वो इस बजट में कितना बताया गया है? 39.20%।
और सबसे ज़्यादा व्यय जो होता है सरकार का वो कहाँ होता है, सामाजिक सेवाओं में। कितने परसेंट बताया गया है, 38.14%। अगर बात की जाए 2022-23 में बिहार की विकास दर क्या रही, तो 10.34%। और 2023-24 में बिहार की विकास दर क्या रही, तो 15.24%। प्यारे बच्चों, इस बजट में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल अनुमानित व्यय 2,61,886 करोड़ बताया गया है और इस व्यय का 64% विकासात्मक कार्यों में जबकि 36% गैर विकासात्मक कार्यों में खर्च होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने बिहार बजट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा की। अगर इस प्रश्न की बात की जाए तो 46% व्यय जो है वह बिहार सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर किया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 46% होगा। आइए चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लगभग 60%, ऑप्शन बी लगभग 67%, ऑप्शन सी लगभग 56% तथा ऑप्शन डी 54%। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को देखकर आपको ये लग रहा होगा कि ये तो क्वेश्चन बहुत पुराना आंकड़े पर बेस्ड है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ष 2006 और 7 की जो बात की जाए तो ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी वर्ष बिहार विधायिका के इतिहास में पहली बार राज्य सरकार ने 2006 और 7 में बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा में पेश किया था। किसके द्वारा पेश किया गया था, तो सुशील मोदी के द्वारा इसको पेश किया गया था। अच्छा, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। समझ गए ना कि क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण इसी वर्ष हमें बिहार विधानसभा में पेश किया गया था। अगर बात की जाए कि उस समय बजट का आकार कितना रहा था, तो उस समय बजट का आकार जो था वो 1,03,600 करोड़ रुपए था। तो प्यारे बच्चों, आज के समय की अगर बात की जाए तो आज के समय जो वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट रखा गया है बिहार में, उसमें विकासात्मक व्यय जो बताया गया है वो कुल व्यय का 64% रखा गया है। लेकिन 2006-07 की बात करें तो उस समय जो बिहार का कुल व्यय का जो विकासात्मक व्यय था वो 60% के लगभग था। तो यहाँ से इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए लगभग 60% होगा। और ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखना। इसको पुराना क्वेश्चन समझ के आप ये भूल मत करना कि ये क्वेश्चन पुराना है तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बिहार के इतिहास से जुड़ा हुआ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नीतीश कुमार, ऑप्शन बी सुशील मोदी, ऑप्शन सी लालू प्रसाद तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, बिहार विधायिका के इतिहास में पहली बार बिहार राज्य सरकार ने 2006-07 में बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा में प्रस्तुत किया। अगर बात की जाए पहली बार किसके द्वारा किया गया, तो सुशील मोदी के द्वारा किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो ऑप्शन बी सुशील मोदी होगा। आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने का अधिकार किसके पास होता है, तो वित्त मंत्रालय के पास इसका अधिकार होता है। तो आपको ये प्रश्न भी याद रखना है। तो इसी के साथ हमने यहाँ से बनने वाले जो प्रश्न हैं उनको डिस्कस कर लिया है। चलते हैं अपने आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार तथा ऑप्शन डी उड़ीसा। तो प्यारे बच्चों, आप सब ने इसका आंसर लगा ही दिया होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जो भी पूछे जा रहे होंगे सब बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। तो आपने बुद्धिमानी दिखाई होगी और लगा दिया होगा इसका आंसर ऑप्शन सी बिहार। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी बिहार ही है। तो अगर हम लोग कुछ समझना चाहें तो इसको ये ऐसे समझ सकते हैं कि अगर प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में 5 सबसे गरीब राज्य जो हैं उनमें बिहार भी शामिल है। अब वो 5 सबसे गरीब राज्य हैं कौन कौन से, तो वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगर आपको ऑप्शन में बिहार नहीं मिलता है तो आपको ऑप्शन में वह राज्य मिलेंगे। तो आपको वह पाँचों के पाँचों राज्य आपको पता होने चाहिए जो प्रति व्यक्ति आय में सबसे गरीब राज्य हैं। पहला तो आपका बिहार हो गया, दूसरा उत्तर प्रदेश हो गया, तीसरा मणिपुर, चौथा असम और पांचवा झारखंड। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बिहार होगा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हमने आज 30 बीपीएससी मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस को देखा और धीरे धीरे ये कारवां चलते चलते हम 180 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं।
प्यारे बच्चों, संख्या में देखने में भले ही ये 180 लग रहे हों, लेकिन जिस तरीके से हमने हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया है, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, हमने लगभग हर एक प्रश्न में 5 से 6 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर उस लिहाज से हम देखें तो ये 180 क्वेश्चन नहीं, बल्कि हम यहाँ पे 500 से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आप सबकी एग्ज़ाम डेट आ ही चुकी है, जैसा आप सबको पता चल चुका होगा नोटिफिकेशन से। तो आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट साथियों। जय हिंद दोस्तों।